जय हिंद दोस्तों, उज्ज्वल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास के विज्ञान का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोग फिजिक्स के 2 अध्याय जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश और ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र से बनने वाले जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उन सभी को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे तीसरा लेसन जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। हम लोग जानते हैं इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे ज़्यादा कमांड रखेंगे और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ लिए हैं उस प्रश्न को पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें से 4 में से एक ऑप्शन सही है, उसे आप टिक करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो पहला सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा और नन में से पारा सही जवाब है क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक हैं और नहीं, नन ऑफ दे इसका आंसर नहीं है, तो पारा इसका सही जवाब हो जाता। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वोल्ट बाय एम्पियर यानी कि V बाय आई। आई धारा का मात्रक है, प्रदर्शित करता है धारा को, और V वोल्ट यानी वोल्टेज को या विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू होता है R, जो कि ओम के नियम में पढ़ा गया है। तो ये दर्शाता है R के बारे में और R का SI मात्रक होता है ओम, तो इसका सही जवाब हो जाता है C ऑप्शन यानी कि ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? अभी बताए विद्युत प्रतिरोध यानी R से जिसको डिनोट करते हैं, तो R का जो SI मात्रक है या फिर विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है वो है ओम, और ये ओम नाम के वैज्ञानिक जो थे उनके नाम पर पड़ा है, तो इसका सही जवाब हो जाता C ऑप्शन ओम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर है। चौथा नंबर में लिखा हुआ है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते हैं I बराबर होता है Q अपॉन T, मतलब आवेश बटा समय, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा का जो SI मात्रक होता है वो हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो कूलाम पर सेकेंड बोल सकते हैं और एक और इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर डी यानी एम्पियर। अगला प्रश्न है 5वां नंबर और इस प्रश्न में लिखा हुआ है 7 ओम, 2 ओम और 6 ओम के यदि 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? हम लोग जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है श्रेणी क्रम के लिए वो RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब सभी को हम जोड़ देंगे। R1 के स्थान पे 7 बैठा देना है, R2 हो जाएगा 2 और R3 हो जाएगा 6, यानी 7 2 9 और 6, 7 2 9 और 6 हो जाएगा 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 15 ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है 6ठा नंबर जो प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर यानी वोल्टेज। तो V बराबर पढ़ चुके हैं हम लोग, V बराबर होता है W अपॉन Q, यानी एक कूलाम आवेश को जो ले जाने में कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है विभवांतर। और विभवांतर का SI मात्रक हम लोग 2 तरह से बता सकते हैं, एक तो W का हो जाएगा SI मात्रक जूल और आवेश का कूलाम यानी जूल बाय कूलाम, शॉर्ट में इसी को हम लोग वोल्टेज या V से डिनोट करते हैं, ये इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। तो सही जवाब हो जाता है C ऑप्शन फिर से वोल्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विभव का SI मात्रक क्या होता है?
तो विभव का भी एसआई मात्रक सेम होता है। इस सवाल का भी सही जवाब सी ऑप्शन ही था। अभी तक लगता है सारे प्रश्न का जवाब सी में ही लिखा गया था। कोई बात नहीं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। बट ऑप्शन नंबर सी सही है इसका भी जवाब, क्योंकि विभव और विभवांतर लगभग सेम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न गलत लिखा हुआ है, इसे समझ लेंगे। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस तापमान पर पिघलता है? तो टंगस्टन का जो तापमान होता है वो बहुत अधिक ताप होता है और अधिक ताप पर पिघलता है। इसमें से ये सही जवाब हो जाता है 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलना शुरू होता है, यानी उसका ये गलनांक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक एम्पियर तो नहीं होता, एम्पियर होता है धारा का, वोल्ट होता है विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोधक का, यानी बच गया कौन? वाट। तो विद्युत शक्ति यानी पी का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश यानी क्यू से डिनोट करते हैं इसको, और आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बताए विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का, और जूल होता है ऊर्जा का। तो कार्य और ऊर्जा का दोनों का होता है जूल। बच गया यहाँ पे कूलाम, तो इसका सही जवाब हो जाता है कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 को यदि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, यानी किसी चालक में जब धारा बहता है तो उसमें गतिशील कण कौन होते हैं? तो किसी भी चालक में जो धारा बहता है उसमें जो कण प्रवाहित होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे, जो प्रोटॉन की गति का दिशा होता है उसे माना जाता है धारा की दिशा, परंतु गति जो करता है वो कण है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक इसमें से कौन है? तो सल्फर नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, आयोडीन भी नहीं है। एक चौथा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ ग्रेफाइट, ये सही जवाब है। ग्रेफाइट जो पेंसिल के भीतर होता है, उस ग्रेफाइट में विद्युत जाने की क्षमता होती है, यानी ये विद्युत का सुचालक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है, थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ भी मिस्टेक है बट समझ के रखेंगे। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का होता है जूल। वाट नहीं होता, वोल्टेज नहीं होता, और ये चौथा ऑप्शन गलत है। तो कार्य का एसआई मात्रक ध्यान रखेंगे जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन तांबा का नहीं होता है, सोना का भी नहीं होता है, लोहा का भी नहीं होता है। ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, टंगस्टन इसका सही जवाब है। आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है 15 नंबर, इसमें लिखा हुआ, किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? यानी किसी बल्ब से यदि 220 वोल्ट का विभवांतर से 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें प्रतिरोध यानी आर का मान ज्ञात करना है। यदि ओम का नियम अप्लाई करें तो हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर होता है, बट हमें आर का वैल्यू निकालना है। सो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा V/I, और V का मान तो पता है 220 वोल्ट। 220 को यदि भागा दे दिया जाए 2 एम्पियर से तो आ जाएगा 110। इसका सही जवाब हो जाता है 110 वोल्ट बटा एम्पियर, यानी कि ओम। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही था इसका, 110 ओम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में जो लिखा हुआ है वो है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होता है? बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी से हमें प्राप्त होता है डीसी करंट। एसी करंट एसी जनरेटर से होता है,
और जो घर में विद्युत आता है वो भी एसी करंट होता है, जबकि जो बैटरी से करंट हमें प्राप्त होता है वो डीसी होता है। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, जबकि एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। इसमें लिखा हुआ है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ जो होता है उसमें एमीटर किस तरह से जोड़ा होता है, तो एमीटर किसी भी विद्युत परिपथ में डायरेक्टली यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है, जबकि यही प्रश्न वोल्ट मीटर पर आ जाए तो इसका सही जवाब होगा समांतर क्रम। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में और एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में वही सवाल है कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है या कैसे जोड़ा जाता है, तो इसका सही जवाब सेकंड ऑप्शन हो जाता है यानी समांतर क्रम। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है ये हमें पूछ रहा है। तो एमीटर तो विद्युत धारा नापता है और जो गैल्वेनोमीटर है वो धारा किसी विद्युत परिपथ में है या नहीं है उसकी जांच करता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है वो बताता है विभवांतर को। तो विभवांतर नापने का जो मशीन है वो है वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर। किलोवाट घंटा यानी KWH किसका मात्रक है। विद्युत धारा का तो नहीं है, समय का हम लोग जानते हैं सेकंड होता है SI मात्रक, विद्युत शक्ति का तो वाट होता है। इसका सही जवाब है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक में आता है किलोवाट घंटा। चलिए अगला पढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर जो होते हैं उसमें जो क्वेल बने होते हैं वो क्वेल किससे बनाए जाते हैं, तो ये नाइक्रोम तार का बनाया जाता है, जबकि टंगस्टन हम लोग देख पढ़ चुके हैं। बिजली के जो बल्ब बनाए जाते हैं बल्ब, उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है फिलामेंट के लिए या तंतु जो लगा होता है उसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है वो धातु है नर्म लोहा। नर्म लोहा से बनाया जाता है विद्युत चुंबक। इस्पात, चांदी और पीतल से चुंबक नहीं बनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है नर्म लोहा। चलिए अगला प्रश्न है 23वां नंबर। 23वां नंबर प्रश्न में लिखा हो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है। तो विद्युत धारा इसमें से कौन उत्पन्न करता है। विद्युत मोटर नहीं करता है, विद्युत जनित्र जो है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत मोटर का काम क्या है, वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जैसे कि पंखा में विद्युत मोटर लगा होता है, जबकि जो जनरेटर होते हैं जहाँ से विद्युत हमें प्राप्त होता है उसमें विद्युत जनित्र का युक्ति लगा होता है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विद्युत जनित्र। अगला प्रश्न है 1 HP कितना के बराबर होता है। 1 HP यानी हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। 746 वाट इसका सही जवाब हो जाता है 1 HP बराबर 746, ऑप्शन नंबर ए है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, जिसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है V बराबर 1/R। ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर हम ओम का नियम अप्लाई कर सकते हैं। V बराबर जो IR ओम का नियम में बताया गया है उसे लगा के देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है V बराबर IR। तो ये सही जवाब था इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 26 में ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक और कार्य का एसआई मात्रक दोनों सेम होता है, जो कि है जूल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में पढ़ेंगे 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक क्या है। 1 किलो घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। ये जो जनरली हम लोग यूज़ करते रहते हैं वो वर्ड है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब होता है
1 किलोवाट आवर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28वां नंबर। 28वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल यानी सूखा सेल, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसके बने होते हैं? ऋण इलेक्ट्रोड। ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वो होता है जस्ते का, यानी Zn, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, जस्ता का बना होता है ऋण इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न 29वां नंबर है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको रो से डिनोट किया जाता है। रो इज इक्वल टू, रो यदि ज्ञात करना है तो रो और प्रतिरोध के बीच एक संबंध होता है जो ओम के नियम के बाद पढ़ाया गया होगा। R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ जो रो है उस रो का एसआई मात्रक हमसे पूछा जा रहा है। एसआई मात्रक रो का होता है ओम मीटर। ओम तो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर मशीन है जो विभवांतर नापता है, और ए मीटर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये है 30वां नंबर। इसमें लिखा हुआ, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित कण जो होते हैं, दो आवेशित कण, उस पर कौन सा बल काम करता है? तो फैराडे का नियम नहीं करता है, एम्पियर का भी नियम नहीं, कूलाम्स लॉ कार्य करता है, यानी कूलाम का नियम। ऐसी भी आवेश से संबंधित है, और आवेश हम लोग जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो दो यदि आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल जो कांट होता है वो कूलाम्स लॉ के अनुसार होता है। वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़े हम लोग, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई R का स्क्वायर, सेम इसी टाइप से होता है। बस यहाँ F बराबर होता है, F बराबर Q1 इंटू Q2 बाई R का स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 दो चार्ज होते हैं, यानी आवेश होते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में 30 प्रश्न को ही लिया गया था। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न आसानी से समझ में आए होंगे और आप अंत तक इस वीडियो को देखे होंगे। यदि इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपको ज़रूर ये एग्ज़ाम में मदद करेगा। धन्यवाद।